यार जैसे ही सब स्टूडेंट्स शू जिंग की ताकत से रील हो रहे थे, तभी मैडो यूनिवर्सिटी का ग्लोरी रैंकिंग बोर्ड एक बड़े सिस्टम वाइड अपडेट के साथ चेंज हो गया और सबसे टॉप स्पॉट पर कौन डोमिनेट करेगा? हमारा ओपीएमसी शू जिंग। सिस्टम ने रिकॉर्ड डिस्प्ले किया, एक एस रैंक डंजन रन सिर्फ 67 आवर्स और 23 मिनट्स में कंप्लीट। तो नेचुरली पूरे कैंपस में हंगामा मच गया। कसम से लोग रियलिटी पर सवाल उठा रहे थे। वो इम्पॉसिबल काम देखकर आंखें फाड़े खड़े थे। अरे भाई, वो बोर्ड मुश्किल से 48 आवर्स से एक्टिव था और किसी ने पहले ही सबसे मुश्किल एस रैंक क्वेस्ट खत्म कर दिया था। और किकर क्या था? वो कोई वेटरन रैंकर नहीं था, एक रूकी फ्रेशमैन था। ये नया बैच तो कमाल है। सही में इस साल की आने वाली क्लास तो हद से ज्यादा ओवरपावर्ड साबित हो रही है और एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से नकार करती है। देखो, उस बड़ी चहकती हुई भीड़ में से अचानक एक जानी पहचानी आवाज ने खासकर शूजिल को बुलाया। ये और कोई नहीं बल्कि याओ फांग था, जो मैडो यूनिवर्सिटी का सर्टिफाइड टॉप टियर रैंकर और सच्चा एलीट है। उसको शॉक लगा हुआ था, ये दिख रहा था। उसने भी नहीं सोचा था कि कोई एस रैंक क्वेस्ट उसकी खुद की कोशिश से भी ज्यादा तेजी से पूरा कर देगा। याओ फांग ने तुरंत तारीफ की, खुल्लम खुल्ला एडमिट किया कि शूजिंग की बाहर की ताकत वाली रेपुटेशन बिल्कुल सही थी। अथॉरिटी के साथ पास आते हुए याओ फांग ने एमसी से ठीक से अपना परिचय देने की कोशिश की। उसने अपनी फिलॉसफी बताई। उसको ताकतवर लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना पसंद है और वो फाइनली जिंग से मिलकर बहुत खुश था। जब भीड़ ने याओ फांग को पहचाना तो एनर्जी लेवल फिर से बढ़ गया और वो तुरंत तेजी से गॉसिप करने लगे। इस लड़के को एपिक मॉनिकर आइस माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो स्कूल के टॉप 5 पावर हाउसेस में उसके स्टेटस को मजबूत करता है। उसकी कॉन्फिडेंट डिमीनर देखकर साफ था कि याओ फांग ने भी एस रैंक डंजन सफलतापूर्वक क्लियर किया था। लेकिन सबसे बड़ा शौक ये था कि हमारे एमसी जिंग पिंग ने याओ फांग जैसे वेटरन एलीट से पहले अपना मिशन पूरा कर लिया था। याओ फांग का खुद से आकर उसको ढूंढना यह साबित करता है कि जिंग मिंग की ताकत को अब एकेडमी के हाई टियर एलीट ने पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कर लिया है। हमारा एमसी हमेशा की तरह टैक्टिशियन, उसने याओ फांग के बारे में अपने पास मौजूद जानकारी का तुरंत एक मेंटल स्कैन किया। कंफर्मेशन, याओ फांग के पास एक हाई रैंक आइस एबिलिटी है जो लेवल 4 लोअर टियर पर है और वो स्कूल के टॉप 5 में अपनी पोजीशन बनाता है। यार, वो डरावना निकनेम आइस माउंटेन उस लेजेंडरी काम से आया है जहां उसने पूरे माउंटेन रेंज को जमा दिया था। क्या इनसेन बात है। शू जिंग ने शांति से जवाब दिया, एक मजबूत हैंडशेक और आर्म ग्रीटिंग के साथ प्रोफेशनल एक्सचेंज में शामिल हुआ। याओ फांग जोर से हंसा और कन्फेस किया कि उसने और उसके स्क्वाड ने एक बड़ी बेट लगा रखी थी और जिंग मिंग की वजह से उन सब का पैसा डूब गया। एक छोटी बातचीत के बाद याओ फांग को अपने अगले काम के लिए जाना पड़ा, लेकिन उसने वादा किया कि वो बाद में उसको अपने एलीट फ्रेंड ग्रुप से इंट्रो कराएगा। जिंग पिंग ने मेंटली इस इंटरैक्शन पर प्रोसेस किया। उसको एहसास हुआ कि उसने अभी स्कूल के सबसे पावरफुल रैंकर्स से बड़ी वैलिडेशन हासिल की है। तभी उसके दिमाग में एक भूली हुई बात आई जो पिछले दिन हुई थी। हाँ, उसके ताकतवर मेंटर यानी कि गुरु फाइनली उस तीव्र बंद दरवाजे वाली कल्टीवेशन से बाहर आ गए थे। एक और ब्रूटल मिशन में जाने से पहले जिंग ने फैसला किया कि उसके मास्टर से मिलना ही सही और आदर की बात होगी। उसको योंगशिन की शांतिपूर्ण एस्टेट पर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो रेसिडेंस अभी भी अपनी पुरानी शांत वाइब बनाए हुए था, जो मेन कैंपस की शोरगुल वाली केओटिक एनर्जी के बिल्कुल विपरीत था। अंदर आकर शू जिंगपिंग ने आदर से योंगशिन और लू मिंग को झुककर प्रणाम किया और तुरंत टीचर की हाल ही की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग की सफलता के बारे में पूछा। योंगशिन, जो शांत ताकत रेडिएट कर रहे थे, उन्होंने एडमिट किया कि इनडिस्ट्रक्टिबल थंडर बॉडी टेक्निक को बढ़ाना बहुत मुश्किल प्रूव हो रहा था। 5 पूरे दिन अकेले एकांत में रहने के बाद भी वो सिर्फ छोटी सी थ्योरेटिकल इंसाइट ही ढूंढ पाए थे। लू मिंग, जो पास खड़ा था, तुरंत शू जिंग की कमाल की टैलेंट की बहुत तारीफ करने लगा। उसको पूरी जानकारी थी सिर्फ जिंगपिंग के रिकॉर्ड एस रैंक क्लियर की ही नहीं, बल्कि आइस माउंटेन याओ फांग के साथ हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग की भी। जिंगपिंग ने विनम्रता से कॉम्प्लीमेंट्स एक्सेप्ट किए और वो सच में सरप्राइज था कि ये एकेडमी गॉसिप कितनी इनसेन स्पीड से फैलती है। लू मिंग हंसा और समझाया कि सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में थी, जो एकेडमी के चलते हुए ऑफिशियल फोरम पर आसानी से देखी जा सकती थी। लू मिंग ने यह थ्योरी दी कि इस शानदार अचीवमेंट का मतलब था कि जिंग को मार्च में होने वाले नेशनल अलायंस टूर्नामेंट में लगभग पक्का एक स्लॉट मिल जाएगा। लेकिन मास्टर योंगशिन ने तुरंत बीच में आकर एक बड़ी करेक्शन की। शायद मिलेगा तो भूल जाओ, प्रिंसिपल ने पहले ही मास्टर को पर्सनली बता दिया था कि जिंग मिंग को डायरेक्टली नॉमिनेटेड किया गया है और उसने एक स्लॉट सिक्योर कर लिया है। लू मिंग का जबड़ा नीचे गिर गया। वो इस सिस्टम प्रिविलेज से पूरी तरह हैरान हो गया। इसका मतलब है कि जिंग मिंग मड्डो यूनिवर्सिटी का पहला फ्रेशमैन बनेगा जिसने इतनी बड़ी खासियत हासिल करके हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज किया। एमसी की मौजूदा पावर लेवल जानने के लिए उत्सुक योंगसेन ने तुरंत लू मिंग को शू जिंग के खिलाफ स्पार करने का सुझाव दिया। लू मिंग ने एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाया। वो तो पम्प्ड अप था। उसको ये देखने की बहुत जरूरत थी कि पिछली बार मिलने के बाद शू जिंग कितना हद से ज्यादा ओपी हो गया था।
स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए 2 थंडर पावर हाउसेज ने तेजी से अपने बैटल स्टैंसेस लिए। लूमिंग ने अपने वेपन को जोर से पकड़ा और एक फॉर्मल चैलेंज दिया। वादा किया कि वो अपनी पूरी अनलीस्ड पावर का इस्तेमाल करेगा। शू जिंगपिंग ने अपनी लंबी स्पीयर मजबूती से पकड़ी, अपनी नज़र फोकस की और अपने मास्टर के सिग्नल का इंतजार करने लगा। और उस सिग्नल के साथ ही वो एपिक रैंकर मैच तुरंत शुरू हो गया। लूमिंग एक्शन में एक्सप्लोड हो गया, तुरंत अपनी हर अवेलेबल ताकत का छोटा हिस्सा डिप्लॉय किया। तेज इलेक्ट्रिक ग्रीन लाइटनिंग की धाराएं फूटी और उसके पूरे शरीर को अच्छी तरह से घेर लिया। उसके लंबे बाल शॉकिंग व्हाइट रंग में बदल गए और उसके चेहरे पर एक प्राइमल जंगली बैटल लस्ट दिख रहा था। लेकिन शू जिंग अपनी जगह पर स्टेबल खड़ा रहा, वो भी उतना ही जबरदस्त प्रेजेंस रेडिएट कर रहा था। एमसी से चमकती हुई आंखों को चौंधियाने वाली गोल्डन लाइटनिंग निकली, एक जबरदस्त ऑरा दिखाते हुए, क्योंकि वो 2 थंडर एलिमेंट एलीट्स के एक विशाल टक्कर के लिए तैयार थे। लूमिंग के सेंसेस चीख रहे थे कि जिंग की डरावनी सल्फर मोनोसल्फाइड एबिलिटी एक लगभग इनसरमाउंटेबल पावर लेवल पर काम कर रही थी। उसने तेजी से कैलकुलेट किया, जीत का एक ही रास्ता था कि वो ब्लिट्जक्रीग शुरू करे और पूरी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ अटैक करे। लूमिंग एमसी की तरफ तेजी से बढ़ा, उसके चार्ज में एक कैटेगरी 5 स्टॉर्म जैसा इररेजिस्टिबल फोर्स और हंगामा था। शू जिंगमिंग बिल्कुल स्टेबल रहा, उसकी तेज नजर अपने ओपोनेंट पर टिकी थी और वो अपनी स्पीयर को परफेक्ट सोची समझी काउंटर स्ट्राइक के लिए तैयार रखे हुए था। लूमिंग ने एक ब्रूटल ओवरहेड अटैक के लिए हवा में ऊंचा छलांग लगाया, लेकिन शू जिंगमिंग अपनी जगह पर जमा रहा। उसकी स्पीयर की नोक आसमान की तरफ थी, एक जमीन हिला देने वाले इंपैक्ट के लिए पूरी तरह अलाइन की हुई थी। बूम! वो मिली हुई विनाशकारी शक्तियां अरीना के बीच में जोर से टकरा गईं। एक दूसरे से अलग ब्लू और गोल्डन लाइटनिंग आपस में उलझ गईं और एक डरावने वोटेक्स में फूटी जिसमें रिलीज्ड एनर्जी थी। सिर्फ 3 थका देने वाले मिनट बाद उस तीव्र लड़ाई की डरावनी आवाजें आखिरकार शांत हो गईं। लूमिंग पूरी तरह से थक चुका था, वो बेचैनी से अपने जलते हुए फेफड़ों में हवा खींच रहा था। उसका हाल ये था कि वो अपनी पूरी तरह से डिप्लीटेड शरीर को सहारा देने के लिए अपनी स्पीयर के डंडे को छड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उस बेचारे रैंकर ने अपनी पूरी ताकत और स्पिरिचुअल रिजर्व्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वो नाटकीय ढंग से एक घुटने पर गिर गया, जिंग को देखते हुए हार एडमिट की, जिसमें कड़वाहट और आश्चर्य मिला हुआ था। हार के बावजूद उसकी आवाज में सच्चा आदर था। रुको ये लड़ाई, मैं हार गया, मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। शू जिंग ने शांति से अपना जबरदस्त गोल्डन ऑरा डीएक्टिवेट किया और सच्ची विनम्रता के साथ आदर का ये जेस्चर वापस दिया। लूमिंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो ताकत का ये डिफरेंस समझ नहीं पा रहा था और उसने बस एमसी को एक सर्टिफाइड मॉन्स्टर कहा। कसम से उसने उसी वक्त कसम खाई कि वो नेशनल अलायंस टूर्नामेंट जरूर जाएगा, सिर्फ जिंग की पक्की डोमिनेंस को खुद अपनी आंखों से देखने। वो फैसले वाली लड़ाई स्पार के बाद मास्टर योंग शेनशिन पूरे खुश और गहरी तरह से संतुष्ट दिख रहे थे। फिर उन्होंने जिंगपिंग के तुरंत के गोल्स के बारे में पूछा और उसको एक यूनिक प्रिविलेज दिया, जब उसका मन करे तब वो क्लासेस स्किप कर सकता है। बिना रुके शू जिंग ने तुरंत ही 100% वक्त सिर्फ डंजन्स क्लियर करने और नए मिशंस करने में लगा दिया। साफ दिखता है एमसी का कोई सीक्रेट कैलकुलेटेड ट्रेनिंग रेजिमेंट है जिसको वो पूरा करने में लगा हुआ है। देखो, सिर्फ खूंखार डंजन बीस्ट्स को मारने फार्मिंग के बजाय विलेनस हेवनली फेट सेक्ट के डिवाइन ब्लड एनवॉयड्स को निकालना एमसी के लिए बहुत ज्यादा और सीरियसली ह्यूज अमाउंट्स में एबिलिटी पॉइंट्स जमा करने का तरीका था। ये स्ट्रैटेजी साफ साफ एमसी की पावर बढ़ाने का अल्टीमेट ओपी शॉर्टकट थी। वक्त सच में उड़ता है जब तुम ग्राइंड कर रहे हो। और बस 1 महीने बाद स्कूल के ग्लोरी रैंकिंग बोर्ड के ठीक बगल में एकदम जानी पहचानी सीन चल रही थी। जैसा कि होना ही था, पूरी एकेडमी में हंगामा मच गया उस एक नाम से जो बार बार लीडर बोर्ड को डोमिनेट कर रहा था। शू जिंगमिंग अब भी नंबर 1 स्पॉट पर पक्का बैठा हुआ था, लेकिन इस बार उसकी अकम्प्लिशमेंट्स यकीन से परे बहुत ही सैवेज थी। 3 एस रैंक मिशंस, 6 ए रैंक मिशंस और 4 बी रैंक मिशंस, इतना सब कंप्लीट किया था। यार, ये पागल ट्रैक रिकॉर्ड उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश करने वाले हर दूसरे स्टूडेंट को पूरी तरह से पिछड़ गया। पूरी भीड़ हैरानी वाली बातों और गैर यकीन से गूंज रही थी। कसम से, किसने सोचा था कि पूरी एकेडमी की प्रेस्टीजियस रैंकिंग्स का टॉप स्पॉट सिर्फ एक फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन लॉक कर लेगा। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि शू जिंगमिंग ने इतने कम वक्त में खुद को ताकत के इतने बड़े पीक तक कैसे पहुंचा लिया। उस सारे केओस और शोर के बीच में शू जिंगमिंग खुद चुपचाप खड़ा था, हमेशा की तरह शांत। आखिरकार टॉप रिवॉर्ड लेने का वो वक्त आ गया था, भले ही उसको ये पता नहीं था कि इस बार कौन सा एपिक प्राइज मिलने वाला है। उस वक्त सभी ने शू जिंगमिंग की पावरफुल प्रेजेंस को भी नोटिस किया और उनको बहुत बड़ा शॉक लगा जब उन्होंने रियलाइज किया कि वो पहले ही मिड टियर लेवल 3 तक लेवल अप हो चुका था। सिर्फ 1 महीने में इतनी टीज एडवांसमेंट अचीव करना हर लॉजिक और रीजनिंग के खिलाफ था। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि स्टूडेंट्स ने उसको नया एपिक निकनेम थंडर एम्परर देना शुरू कर दिया था। याओ फांग उसके पास आया, जिंगमिंग के कंधे पर दोस्ताना थपकी दी और उसके लेजेंडरी नए टाइटल को लेकर उसको छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। यार, सच में सिर्फ 1 ही महीने में तुमने अपने लिए थंडर एम्परर जैसा लेजेंडरी टाइटल कमा लिया, ये सुनने में सीरियसली इंप्रेसिव लगता है।
जिंगमिंग ने हल्की सी स्माइल दी और कमेंट किया कि ये नाम तो बस कुछ रैंडम है जो स्टूडेंट्स ने उसको बुलाना शुरू कर दिया है। फिर याओ फांग ने एक इम्पोजिंग फिगर की तरफ देखा जो करीब आ रही थी और इंट्रोडक्शन शुरू करते हुए एक ड्रामेटिक जेस्चर किया। अरे रुको, मैं तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी से कराता हूं जिसके बारे में मैंने तुमसे जरूर बताया था। एक पावरफुल कमांडिंग ऑरा वाली महिला आगे बढ़ी। ये शेन डोंगलिंग थी जो अपने इंटिमिडेटिंग निकनेम ब्लड हैंड से मशहूर थी। उसने जिंगमिंग को एक तेज नजर दी और तुरंत उसके फिजिकल बिल्ड की तारीफ की, ये बोलकर कि ये जरूर थंडर एम्परर के टाइटल से मैच करने के लिए काफी मजबूत है। फिर उसने हैरानी से पूछा कि वो 2 यंग वुमेन जो हमेशा उसके साथ होती हैं वो आज क्यों नहीं आई हैं। शू जिंगमिंग ने आराम से समझाया कि वो दोनों अभी अपने आने वाले फाइनल एग्जाम्स की तैयारी में बिजी हैं। ये सुनकर याओ फांग ने अचानक एहसास होने पर अपना माथा पीट लिया। जिंगमिंग की हैरानंगेज अचीवमेंट्स अक्सर उसको भुला देती थी कि ये ओपी प्रोडिजी अभी भी टेक्निकली एक फ्रेश फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही है। ठीक तभी एक सख्त ऑफिशियल स्टेज पर चढ़ गया और बहुत बेसब्री से इंतजार किए जा रहे अवार्ड सेरेमनी को ऑफिशियली शुरू किया। एक बहुत ही गंभीर और गूंजती आवाज में उसने इस टर्म की ग्लोरी रैंकिंग के अनडिस्प्यूटेड विनर का ऐलान किया, शू जिंगमिंग। हेवनली फेट सेक्ट के 978 विशेस मेंबर्स को खत्म करने के शॉकिंग अक्यूमुलेटेड रिकॉर्ड के साथ उसको एक मैसिव एस लेवल रिसोर्स रिवॉर्ड और 3000 एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स मिलने थे। 978 का वो एग्जैक्ट नंबर पहले से ही स्टंड भीड़ में एक और ज्यादा बड़ा शॉक की लहर दौड़ा गया। एक कैलेंडर महीने में लगभग 1000 बुरे लोगों को निकालना तो एब्सोल्युटली बॉन्कर्स है। उस इनक्रेडिबल काम का मतलब था कि वो हर दिन एवरेज 30 से ज्यादा सेक्ट मेंबर्स को खत्म कर रहा था। यार, सभी स्टूडेंट्स डर के मारे हाँफने लगे। कुछ तो बोल रहे थे कि ये नया थंडर एम्परर तो वेटरन ब्लड हैंड शेन डोंगलिंग से भी ज्यादा रूथलेस है। यहाँ तक कि शेन डोंगलिंग खुद भी इस अनाउंसमेंट से पूरी तरह से दंग और हैरान दिख रही थी। उसने उसको पूरे गैर यकीन से देखा और सवाल किया, क्योंकि उसको ये मानने में दिक्कत हो रही थी कि उसने इतने हेवनली फेट सेक्ट मेंबर्स को मारा, जबकि उसने एक सीजन्ड रैंकर होकर 500 से भी कम निकाले थे। जिंगमिंग ने हमेशा की तरह मॉडेस्ट जवाब दिया, ये बताते हुए कि वो बस लकी था कि उसको दुश्मन की 2 बड़ी ब्रांच डिविजन्स मिल गई थी। फिर ऑफिशियल ने ध्यान से जिंगमिंग को उसका एस लेवल रिसोर्स रिवॉर्ड दिया, जो एक हाई ग्रेड लेवल 6 पोशन बॉटल थी जिसमें टोटल 10 एनहांसमेंट पिल्स थे। उसने अपनी सच्ची उम्मीद जताई कि एमसी आगे भी मेहनत करता रहेगा और अगले रैंकिंग साइकिल में फिर से फर्स्ट प्लेस स्पोर्ट के लिए लड़े। याओ फैंग ने चमकदार पोशन बॉटल को देखा और खूब तारीफ की, बोला कि लेवल 6 पोशन कल्टीवेशन प्रोग्रेस को तेज करने के लिए एक अमेजिंग टॉप टियर आइटम है। साफ था कि यह फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करने के लिए एक कमाल का मुश्किल से कमाया हुआ रिवॉर्ड था। शू जिंगमिंग ने वो स्पेशल बॉटल पकड़ी। उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर पूरी तरह से दिख रही थी। फिर याओ फैंग जिंगमिंग के कान के बहुत करीब झुका और एक बहुत टेम्पटिंग, थोड़ा आउटरेजियस सजेशन फुसफुसाया। देखो, हमेशा डेंजरस मिशंस में अपनी जान दांव पर लगाने के बजाय वो पावरफुल सॉन्ग फैमिली की सॉन्ग चो को डेट क्यों नहीं करता, जिसका पेट्रियार्क एक फेमस 8th लेवल ग्रैंड मास्टर था। लेकिन शू जिंगमिंग ने तुरंत मना करके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। हमारे प्राउड एमसी ने साफ कर दिया कि उसको किसी महिला से फाइनेंशियली या पॉलिटिकली सपोर्ट होने में जीरो इंटरेस्ट है। अपना इनक्रेडिबल रिवॉर्ड सेफली पॉकेट करने के बाद शू जिंगमिंग ने तुरंत ही अपनी आगे की ग्रोथ के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उसने दिमाग में योंग शिन की पहले वाली एडवाइस याद की। उसको एक एडिशनल क्लोज क्वार्टर्स फिस्ट टेक्निक कल्टीवेट करने की बहुत जरूरत थी। अपनी बहुत पावरफुल थंडर स्टेट में उसका फिजिकल बॉडी पहले से ही एक बहुत ही फॉर्मिडेबल नेचुरल वेपन था, तो एक स्पेशलाइज्ड क्लोज कॉम्बैट टेक्निक सीखने से उसकी एग्जिस्टिंग ऑफेंसिव पावर बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती। उसने अपने सिस्टम इंटरफेस को नेविगेट किया, अवेलेबल स्किल्स की लंबी लिस्ट में तेजी से स्क्रॉल किया और एफिशिएंटली अपनी पसंद का सिलेक्शन कर लिया। उस की स्किल की इंफॉर्मेशन तुरंत उसकी स्क्रीन पर पॉपअप हो गई। थंडर ड्रैगन फिस्ट लिखा था, एक पावरफुल ए रैंक स्किल जिसे एक आसान पर बहुत प्रैक्टिकल मार्शल आर्ट बताया गया था, जो जबरदस्त लाइटनिंग टाइप एबिलिटी को यूजर की मुट्ठी में कंडेंस करता है और हाई स्पीड अटैक्स करता है। जिंगमिंग ने डिसाइड किया कि तुरंत के लिए वो ये टेक्निक सीखेगा और बिगिनर लेवल तक अपग्रेड करेगा और फिर बाद में एक ठीक टीचर ढूंढेगा जो उसकी नई मास्टरी को प्रोफेशनली वेरीफाई और रिफाइन कर सके। ठीक उसी पल उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ और जोर से बजा। कॉल के दूसरे छोर से एक बहुत पावरफुल लेकिन काफी दिलकश अल्योरिंग आवाज आई। वो और कोई नहीं बल्कि खुद वाइस प्रिंसिपल लैंग श्वांग थी। उसने उसको फॉर्मली हुक्म दिया कि वो तुरंत उसके ऑफिस में रिपोर्ट करे। शू जिंगमिंग ने ताल मटोल करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ही उसका हुक्म मान लिया। अरे भाई, जैसे ही वो वाइस प्रिंसिपल के लग्जूरियस ऑफिस के अंदर घुसा, उसको तुरंत हवा में एक अलग बड़ा हुआ सा ऑरा महसूस हुआ। वो चौकन्ना हो गया और तुरंत समझ गया कि उनकी प्रेजेंस में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आया है।
वाइस प्रिंसिपल लैंग को सोफा पर एलिगेंसी से बैठा देखकर उनका पूरा अंदाज और पावरफुल मौजूदगी पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। शू जिंगमिंग बहुत साफ तरह से महसूस कर सकता था कि उन्होंने अपने कल्टीवेशन रेल्म में एक बड़ा ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था। ध्यान से उसने सवाल किया, वाइस प्रिंसिपल, क्या आपने कोई उन्नति की है? वाइस प्रिंसिपल लैंग ने चमकती हुई मुस्कान दी और उनकी आंखों में एक तेज, सब कुछ जानने वाली चमक झलक गई। उन्होंने उसकी बहुत ज्यादा तेज समझ की तारीफ की और कहा कि यह जरूर ही एक आम लेवल 3 एबिलिटी यूजर से उम्मीद किए जाने वाली चीज नहीं थी। शू जिंगमिंग ने तुरंत आदर से सिर झुकाकर बधाई दी, लेकिन गुप्त रूप से अपने मन में वो तुलना करने लगा। उसने सोचा कि बाकी 2 वाइस प्रिंसिपल्स तो 40 साल की उम्र के बाद ही लेवल 8 तक पहुंच पाए थे, लेकिन इन्होंने उस रेल्म तक जिंदगी में बहुत बहुत पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसको हैरानी हुई कि उनकी इतनी जवान दिखने वाली स्किन और परफेक्ट फिगर को देखते हुए उनकी असल में उम्र कितनी होगी। कसम से ठीक उसी खतरनाक पल वाइस प्रिंसिपल लैंग की आवाज अचानक उसके कान के बगल में गूंजी, जिसने उसकी सोच की धार को पूरी तरह तोड़ दिया। एक औरत की उम्र का ऐसे ही अंदाजा लगाना बहुत ही असभ्य काम है नौजवान। यार, शू जिंगमिंग डर से उछल पड़ा। उसकी गर्दन के पीछे एक ठंडा बर्फीला डर उतर गया। रुको सिस्टम, वाइस प्रिंसिपल लैंग, क्या आप छिपके से उस पर माइंड रीडिंग सिस्टम एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं? वो लापरवाह बातें उसके होठों से निकलते ही उसको इतना तेज डर लगा। हाँ, एमसी जानता है, वो तो अब पूरी तरह गया काम से। उसने तो लिटरली खुद ही सबूत दे दिया और खुद को तबाह कर लिया इससे पहले कि केस शुरू होता। देखो, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। वाइस प्रिंसिपल लैंग रैंकर्स में अपनी सख्त अनुशासन के लिए बदनाम है और जिंगमिंग ने तो अपनी मन की बात खुलेआम चलने दी। क्या हमारा बदनसीब एमसी अब एक 8th लेवल ग्रैंड मास्टर का पूरा डरावना दबाव झेलने वाला है? इस बार जिंगमिंग ने ऐसी हद पार कर दी है जहां से वो पीछे नहीं हट सकता।